हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 9 सितंबर 2025, ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। और हम लोग आज हालांकि ट्यूसडे का दिन है, लेकिन आज हम लोग जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो कल के रहेंगे। और आज के दिन यानी कि 9 सितंबर का दिन वो है जिस दिन हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो चल रहा है। इसको लेकर मैंने एक परसों वीडियो भी आप लोगों के सामने बनाया था, जिसमें इस इलेक्शन को लेकर कि किस तरीके से इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एक तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक है उसको पूरा होल सोल तरीके से हमने कवर किया है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप लोग उसको देखें, आपको वो इसी चैनल पर मिल जाएगा। और आज हम लोग जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो कल के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स थे वो थे। ठीक है, दो आर्टिकल्स हैं एक्सप्लेन पेज पर। एक आर्टिकल आपका इकोनॉमी रिलेटेड है और दूसरा आर्टिकल जो है वो आपका साइंस एंड टेक्स रिलेटेड है। तो चलिए उन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो ये वो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट द फॉरेन कैपिटल क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, यानी कि जितने भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, है ना, उसमें दुनिया में सबसे तेज़ी से जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, वो कौन सी है? भारत की, इंडिया की। ठीक है, एनुअल जीडीपी इंक्रीज जो है वो लगभग 8.2% है हमारा एवरेज। ठीक है, 2021 से लेकर 2024 के बीच में जो एवरेज एनुअल जीडीपी इंक्रीज है वो लगभग 8.2% के आसपास का है। और इन्हीं पिछले 4 सालों में अगर हम जो कुछ और देश हैं उनकी अगर इकोनॉमी को कंपैरिजन करें, मतलब उनका जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट रहा है उसको अगर कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि वियतनाम जो है वो 5.8% पर है, चाइना जैसा 5.5% पर है, मलेशिया 5.2 पर है, इंडोनेशिया 4.8 पर है, यूके जो है वो 3.7 पर है, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और मैक्सिको सिर्फ 3.6% पर है, अर्जेंटीना 3.1 पर है, यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो इट इज़ ओनली एट 2.8, थाईलैंड 2.2 और जापान जो है वो 1.3। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है। तो इन सब के कंपैरिजन में आप देखिए इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 8.2% की रही है, विच इज़ कंपेरेटिवली हायर देन दीज कंट्रीज। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ग्रोथ का मोमेंटम है ये इस साल भी जो है वो जारी है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी जो है उसका अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर जीडीपी ग्रोथ, वो 7.4% और 7.8% है इस साल के। ठीक है, इस साल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून के जो दो क्वार्टर रहे हैं उनमें। तो ठीक है, मतलब ये 8.2 के एवरेज से कम है, लेकिन फिर भी ये कंपेयर टू अदर कंट्रीज अगर आप देखें तो ज़्यादा है। और ईयर ऑन ईयर जीडीपी ग्रोथ है, मतलब लास्ट ईयर इन्हीं क्वार्टर से इनका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, अब लेकिन ये ग्रोथ रेट तो काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज होते हैं, ठीक है, उसमें ये ग्रोथ रेट उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी भी देश में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है, यानी कि उस देश की जो विकास दर है वो काफ़ी अच्छी है, तो उस देश में फिर जो आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जो विदेशी निवेशक हैं, उनकी रुचि या उनका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए ऐसे देश में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है तो इसका मतलब यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो अच्छी हो रही होंगी, है ना, इसका मतलब तो यही है। लेकिन ऐसा जो है वो जो फॉरेन कैपिटल हमारे देश में आ रहा है, जो विदेशी पूंजी हमारे देश में आ रही है, उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है कि जो ये हमारा ग्रोथ रेट इतना इंप्रेसिव है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, एफपीआई की, तो पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में, वित्तीय वर्षों में, जो कि अप्रैल से लेकर मई तक का रहता है, 2021-22 से लेकर अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही साल ऐसा रहा है जब नेट एफपीआई इनफ्लोज रहा है 25.3 बिलियन का। ठीक है, इंडिया की जो इक्विटी मार्केट या जो शेयर मार्केट्स होती हैं वहाँ पर 25.3 बिलियन डॉलर्स का नेट एफपीआई इनफ्लो रहा है। ठीक है, बाकी सभी वर्षों में अगर हम देखें तो एफपीआई ने जितना पैसा देश में इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने निकाला है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, नेट नेट एफपीआई इनफ्लो नहीं हुआ वो, ठीक है, वो क्या हुआ, नेट एफपीआई आउटफ्लो। ठीक है, उसको कहेंगे नेट एफपीआई आउटफ्लो, यानी कि जितना पैसा देश के बाहर गया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना पैसा देश में आया है। तो दिस इज़ योर नेट एफपीआई आउटफ्लो।
सिर्फ एक साल ऐसा रहा है 2023-24 का जब नेट इनफ्लो रहा है, यानी कि उस साल क्या हुआ होगा, किस साल 2023-24 में उस साल क्या हुआ होगा कि इनफ्लो जो है वो ज़्यादा हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू आउटफ्लो, यानी कि जितना पैसा देश में आया वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जितना पैसा निकाला गया। ठीक है, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। 2021-22 में बताया है कि नेट आउटफ्लो रहा है 18.5 बिलियन डॉलर का। 2022-23 में हालांकि ये कम था लेकिन आउटफ्लो फिर भी था। 2024-25 में भी आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। और इस साल की भी अगर हम बात करें तो 5 सितंबर तक का जो डेटा दिया गया है उसमें भी 2.9 बिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, एक तरीके से कह सकते हैं विरोधाभास, कि ग्रोथ हमारी अच्छी हो रही है लेकिन फिर भी हमारे देश में कोई विदेशी निवेशक या जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो यहाँ से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं और किसी और देशों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें यही लिखा है कि कोई भी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था अगर रिलेटिवली हाई रेट पर ग्रो कर रही है तो वुड नॉर्मली ऑल्सो अट्रैक्ट कैपिटल फ्लोज फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टर्स कीन टू शेयर इन द बेनिफिट्स ऑफ दैट ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से या तेज़ी से ग्रो कर रही है तो उसमें जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उनकी इंटरेस्ट या रुचि होनी चाहिए, है ना, कि इस देश की जो ग्रोथ है उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होगी, हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, है ना। और कंट्री जैसे कि इंडिया जैसी देश जो कि कैपिटल स्टार्व्ड है, यानी कि हमारे देश में पूंजी की कमी है, हमें पैसा चाहिए, हमें फॉरेन मनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, है ना, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है उसको हम क्या कर सकें, अपनी ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए हमें इस तरीके का पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक टेबल में एक डेटा दिखाया गया, वो आपको दिखाऊंगा, शोज नेट कैपिटल फ्लोज इनटू इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया में कितना पैसा आ रहा है उसकी बात की गई है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, कॉमर्शियल बोरोइंग्स भी है, एक्सटर्नल असिस्टेंस भी है और जो एनआरआई का डिपॉजिट्स होता है वो भी है। तो 2024-25 में ये दिखाया गया है कि सिर्फ 18.3 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे देश में आए। ठीक है, 2008-9 के समय पे तो ये बहुत कम हो गया था, क्योंकि उस समय तो आपको पता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ईयर था। लेकिन उस साल के कंपैरिजन से अगर हम देखें तो ये सबसे कम है। ठीक है, 18.3 बिलियन डॉलर हमारे देश में आया 2024-25 में, यानी कि पिछले साल। ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और एक बार ऐसा था कि 107 बिलियन डॉलर तक भी ये पहुंच गया था, 107 108 के आसपास। ये 2007-8 की बात है। ठीक है, मतलब 8-9 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले। ठीक है, अब इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जो अप्रैल से शुरू हुआ है, उसमें अप्रैल टू जून की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, 40% कंपेयर्ड विद दैट फॉर अप्रैल टू जून 2024, यानी कि पिछले साल जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था पिछले साल के, मतलब यही 3 महीने, शुरुआती 3 महीनों की बात कर रहे हैं, तो इस साल उसके कंपैरिजन में 40% कम पैसा हमारे देश में आया है। ठीक है, और जबकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, कि स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी उससे भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है 7.8% की, लेकिन उसके बाद भी विदेशी निवेशक यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी, मतलब इंटरेस्टिंग डेटा भी है और चिंताजनक भी है ना, कंसर्निंग भी है। अब इससे एक ऑब्वियस सवाल जो है वो खड़ा होता है, वो क्या है कि वाई आर एंड दी ओवरसीज इन्वेस्टर्स पार्ट टेकिंग इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स या जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, वो क्यों हमारे देश की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें क्यों वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्यों वो उसमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहते हैं। आर दे लेस सेंग्विन अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स नाउ देन बिफोर। सेंग्विन का मतलब होता है कि वो ज़्यादा होपफुल नहीं है, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ठीक है, क्या वो कम ऑप्टिमिस्टिक है हमारे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, जितना पहले थे अब उससे वो कम ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं, कम आशावादी हैं, इसलिए वो यहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अब जो ऑफिशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा होता है वो इस पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है अगर उसकी बात करें तो वो 2020-21 में 80.1 बिलियन डॉलर था। ठीक है, मैं नेट की बात कर रहा हूँ, नेट मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो जो है उसका अंतर। ठीक है, अब ये 2020-21 जो है वो कोविड-19 के पेंडेमिक का साल था। 2021-22 में ये बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर 80 था, यहाँ पर ये कम हो गया, 21.8 हो गया।
2022-23 में थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। 2023-24 में फिर ये थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन जो फॉलोइंग फिस्कल रिकॉर्डेड नेट फ्लोज है वो $4.5 बिलियन का हो गया, ठीक है, जिसमें 959 मिलियन जो है वो एफडीआई था और 3.6 जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स था, ठीक है। अब ये जो $13.6 बिलियन है, इसमें 19 बिलियन जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 15.7 जो है वो सेल ऑफ किया गया था। सेल ऑफ मतलब इतना पैसा जो है वो क्या किया, इतना पैसा ले गए वो, मतलब उन्होंने निकाल लिया, ठीक है। 19 बिलियन इन्वेस्टमेंट था, मतलब इतना पैसा देश में आया, 15.7 जो है वो देश के बाहर गया, है ना, आउट हुआ, आउटफ्लो, तो इसलिए नेट जो है वो $13.6 बिलियन का रहा, ठीक है, समझ गए बात। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स की बात करते हैं तो ये बढ़ गया है, ठीक है। इसमें नेट इनफ्लो जो है वो $15.8 बिलियन का है 2024-25 में, जिसमें आउटफ्लो $86 मिलियन का है और 3.8 बिलियन का जो है वो इससे पिछले 2 सालों में था, ठीक है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कॉमर्शियल बोरिंग है हमारी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हैं। अब कैपिटल फ्लोज में गिरावट क्यों आई है, तो इसके पीछे एक जो मतलब एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है, वो ये हो सकता है of India not receiving the foreign capital flows commensurate with its status as the world's fastest growing major economy has to do with the past investments, ठीक है। मतलब जितना हम लोग ग्रो कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली उतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है जो पास्ट में किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं वो, ठीक है। अब लॉट ऑफ एफडीआई जो इंडिया में आता है वो कहाँ से आता है, मिडिल ऑफ द लास्ट डिकेड, ठीक है। मतलब लास्ट डिकेड में जो उसके मिडिल में था, 2021 में अगर हम बात करें तो वो पीक में था। वो किस फॉर्म में था, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है। इन डाइवर्स सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर्स में था, रिटेल सेक्टर में, ई कॉमर्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, और ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, इन सब में था, ठीक है। अब जो इनमें पैसा जिन्होंने भी लगाया है, दे आर नाउ कैशिंग आउट बाय सेलिंग द शेयर्स दे हैड ओरिजिनली बॉट। अभी इन सेक्टर्स में जिन लोगों ने पहले से पैसा लगाया हुआ है वो क्या कर रहे हैं कि वो इन सेक्टर्स में लगाए हुए अपने पैसे के जो शेयर्स हैं उनको बेच रहे हैं, ठीक है। बेच रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि उनको पैसा मिल रहा है आइदर टू अदर फर्म्स इंगेज्ड इन द सेम बिजनेस, या तो वो किसी एक से पैसा निकाल के दूसरी जगह लगा रहे हैं जो इन्हीं बिजनेस में है, ठीक है। या फिर जो इन्वेस्टी कंपनीज हैं, मतलब जहाँ पर उन्होंने पैसा लगाया था वहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू, ठीक है, वहाँ से वो पैसा निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब सच एग्जिट्स बाय इन्वेस्टर्स सीकिंग टू मोनेटाइज देयर प्रॉफिटेबल मैच्योर पोजीशंस वर वैल्यूड एट $24 बिलियन इन 2022, 29 बिलियन इन 2023 एंड 33 बिलियन इन डॉलर्स इन 2024। यानी कि ये जो इनको कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। मैच्योर पोजीशंस मतलब कि जब इन्होंने पैसा लगाया उसके बाद जब अब ये शेयर बेचने जा रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा तभी वो शेयर बेच रहे हैं, तो वो जो प्रॉफिटेबल उनकी कितना पैसा प्रॉफिटेबल बन रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया और वो बढ़ रहा है, तो इसलिए वो पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, उसका ये कहना है कि 59% ऑफ द ये पीई होगा, दैट इज़ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और वेंचर कैपिटल के जो एग्जिट्स हो रहे हैं, मतलब जो वो पैसा निकाल के जा रहे हैं 2024 में, ये पब्लिक मार्केट्स के थ्रू हुए हैं, दैट वर इन टर्न इनेबल्ड बाय द रिच स्टॉक वैल्यूएशंस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो स्टॉक के भाव बढ़े तो उससे उनको फ़ायदा हुआ, वो पैसा लेके निकल लिए, ठीक है। इसी तरह की कुछ चीज़ जो है वो एफपीआईज के केस में भी हुई है। इवन एज दे हैव बीन ऑन सेल ऑफ मोड, वो सेल ऑफ मोड में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगातार बेच बेच के पैसा निकाल के जा रहे हैं। देयर प्लेस हैव बीन टेकन बाय द मोर बुलिश डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हु हैव एंश्योर्ड अट्रैक्टिव पब्लिक मार्केट वैल्यूएशंस फॉर प्रॉफिटेबल एग्जिट्स वेदर बाय एफपीआई और पीई और वीसी फर्म्स, ठीक है। इनकी जगह जो है वो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, बुलिश डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि मार्केट की वैल्यूएशंस जो हैं वो अट्रैक्टिव बनी रहे, ठीक है। मतलब मार्केट ज़्यादा नीचे ना गिरे ताकि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, ताकि वो पैसा उसमें लगाए रख सकें, ठीक है। अब बीओपी की अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इंडिया के इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, ये तो हमें पता ही है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है इसकी वजह से। और गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या चलता है डेफिसिट में, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है गुड्स का कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स,
ठीक है, 2007-8 से जो हमारा मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है वो 3 गुना हो चुका है, 3 गुना। ठीक है, 2024-25 में ये $287.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये जो हमारा गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ रहा है, इसको थोड़ा बहुत काउंटर बैलेंस जो है वो इनविजिबल अकाउंट ऑफ द बीओपी, मतलब जो हमारे सर्विसेज का डेफिसिट या जो सर्विसेज का वो है, क्या बोलते हैं, सर्विसेज का ये अकाउंट का बैलेंस, सर्विसेज का जो अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ये बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। और साथ ही साथ जो प्राइवेट रेमिटेंस ओवरसीज इंडियंस के द्वारा भेजा जाता है वो भी इसमें आता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हमारे को फ़ायदा हो रहा है। इनविजिबल सरप्लस की वजह से, इनविजिबल्स में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ अ करंट अकाउंट, वन इज़ अ कैपिटल अकाउंट। जो मैं ये इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा था, है ना, एफडीआई एफपीआई, ये सारा कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, बाकी गुड्स का ट्रेड, सर्विसेज का ट्रेड, जो फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा किस में आता है, करंट अकाउंट में। ठीक है, और इसी को जो मतलब आपका सर्विसेज का जो ट्रेड होता है, ठीक है, सर्विसेज को बेसिकली इनविजिबल्स बोला जाता है ना, ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, हमने भी डिटेल में बात की है इसकी। तो अब इनविजिबल्स का जो सरप्लस है उसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट का डेफिसिट है, ठीक है, वो $50 बिलियन से कम रहा है ज़्यादातर सालों में, वो हम टेबल में देख सकते हैं। और इन डेफिसिट्स को हमने कंफर्टेबली फाइनेंस किया है थ्रू कैपिटल इनफ्लोज, और जो अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो पैसा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चला जाता है। ठीक है, दैट कंफर्ट कुड कम अंडर चैलेंज दो इन अ सिनेरियो ऑफ फर्दर वाइटनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स और ड्राइंग अप ऑफ कैपिटल फ्लोज। क्योंकि कैपिटल फ्लोज से हम इस चीज़ को फाइनेंस कर रहे थे जो ज़्यादा डेफिसिट हो रहा था, लेकिन क्योंकि अब क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए आने वाले समय में डेफिसिट बढ़ गया, है ना, या फिर कैपिटल इनफ्लोज अगर ड्राई अप हो गए या कम हो गए, तो उसकी वजह से जो अभी तक हम लोग आसानी से कैपिटल इनफ्लोज को क्या कर रहे थे, मतलब कैपिटल इनफ्लोज की वजह से हम अपना डेफिसिट जो है वो मतलब बैलेंस कर ले रहे थे, या फिर अगर ज़्यादा कैपिटल इनफ्लोज हो गए तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा था, लेकिन वो चीज़ अब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी इंडियन गुड्स के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, इससे क्या हो सकता है, इससे हमारे शिपमेंट्स के ऊपर असर पड़ सकता है। ठीक है, जो हमारा टोटल गुड्स का एक्सपोर्ट है 2024-25 में वो लगभग $437 बिलियन के आसपास का है ना, तो उसमें से लगभग $86 बिलियन तो हमारा अमेरिकी मार्केट में जाता था, लेकिन वो अब इफेक्ट हो सकता है। और एज फार एज कैपिटल इनफ्लोज गो, मच रेस्ट अपॉन हाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स परसीव इंडिया। अगर कैपिटल इनफ्लोज की बात करें तो ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरीके से जो विदेशी निवेशक या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को देखते हैं। उनकी जो प्राइमरी कंसर्न है, ठीक है, बियॉन्ड हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ नंबर्स इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा जो कॉर्पोरेट की अर्निंग्स है उसके ऊपर भी उनकी नज़र है, वेदर दीज आर राइजिंग सफिशेंटली टू जस्टिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स, कि क्या जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। फॉर देम द ओवरऑल बिजनेस क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ मायने रखती है, ओवरऑल जो बिजनेस क्लाइमेट है और अर्निंग्स की जो सस्टेनेबिलिटी है वो। अगर मार्केट वैल्यूएशन जो है वो अनरीजनेबली हाई दिखाई देते हैं तो वो पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय वो कैश आउट करके यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रुपये का आपको एक डेटा दिया हुआ है कि रुपया जो है वो पिछले हफ्ते 88.37 तक पहुँच गया था, फिर 88.26 पे जाके बंद हुआ। और इसका ज़्यादातर वजह क्या थी रुपये के गिरने की, जो कैपिटल आउटफ्लोज हो रहा है और जो ट्रंप के टैरिफ की वजह से जो चिंताएं पैदा हुई हैं वो। ये चीज़ यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करती है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं, है ना, स्पेशली जो जीएसटी के रेट्स कम किए हैं, ताकि सरकार का कहना है कि उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, है ना। और जो प्रपोज्ड अभी एक टास्क फोर्स बनाया गया है फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सके, वो चीज़ भी इसकी एक वजह यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो आई होप ये वाला आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, इसमें ये तो मतलब मैंने आपको करंट चीज़ बता दी, बट इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी है कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो आप इंटरनेशनल ट्रेड का या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का जो टॉपिक एक चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये चीज़ें आप सब देखें। अच्छा, यहाँ पर जो टेबल दी गई थी अगर मैं उसके ऊपर भी आपको एक बार एक नज़र दिखाऊं, वो ये है
ठीक है। ये कैपिटल इनफ्लोज वाला जो है ये नेट आपको दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है। इसके बाद ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मतलब जो आपका बैलेंस है उसका क्या बोलते हैं, आपका ये गुड्स का मर्चेंडाइज ट्रेड। ठीक है। इनविजिबल्स का बैलेंस मतलब जो आपके सर्विसेज वगैरह का और जो ये आपका फॉरेन रेमिटेंस वगैरह आती है ना, उस सब का पैसा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, इसका और इसका डिफरेंस आपको ये दिया गया है। ठीक है। इसका और इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो दैट यू विल हैव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल इनफ्लोज नेट, इसका बैलेंस अगर आप निकालेंगे तो यू विल हैव दी बट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग ये दूसरे आर्टिकल के ऊपर नज़र डालते हैं। ये आर्टिकल क्या कह रहा है, हाउ अ जैप ऑफ ब्लू लाइट कैन गेट रिड ऑफ फूड एंड स्वेट स्टेन्स। यहाँ पर रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की है और उसमें ये पाया है कि एक तरीके की ब्लू लाइट है, उससे क्या होगा कि जो आपके कपड़ों वगैरह में खाने के दाग लग जाते हैं, है ना, या जो पसीने के दाग लग जाते हैं, निशान लग जाते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने यही बताया, मतलब शुरुआत में ये कह रहे हैं कि एक क्रिस्प वाइट शर्ट जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है। कभी भी आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, आपकी भी ये चिंता या डर रही होगी। कभी आप, वैसे सफ़ेद तो क्या मतलब बाकी कपड़ों में भी होता है, लेकिन सफ़ेद में ज़्यादा दिखता है कि आप मान लीजिए सुबह कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, है ना, आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन के घर से बाहर निकले तो आपके मन में, और ख़ासकर अगर सफ़ेद कपड़े आपने पहने हैं, है ना, वाइट कलर की ड्रेस है, वाइट कलर की शर्ट है, तो आपको बड़ी चिंता लगी रहती है कि कहीं इसमें कुछ धूल मिट्टी ना लग जाए, कहीं आप जाके कुछ खाते हैं वो ना गिर जाए, है ना, उसके दाग ना लग जाए, या फिर गर्मियों के दिन है तो पसीने के दाग ना लग जाए, है ना। तो ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, इसीलिए वो कह रहे हैं। लेकिन यही वो ऐसी समस्या है, ठीक है, यही वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेकर साइंटिस्ट जो है वो बहुत समय से चिंतित थे। ठीक है। अब इसका एक ब्रेक थ्रू मिल गया है। ब्रेक थ्रू ये है कि एक इंटेंस ब्लू कलर की लाइट है, वो इन अगली स्पॉट्स और स्पैटर्स को क्या कर सकती है, इनको दूर कर सकती है। ठीक है। अब लाइट को जो यूज़ किया जाता है फॉर लॉन्ड्रिंग द क्लोथ्स, लॉन्ड्रिंग मतलब कपड़ों को साफ करने के लिए, ये कोई नई टेक्निक नहीं है। ठीक है। लाइट का जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होता है उससे रेस को यूज़ करके, है ना, अल्ट्रा वायलेट आपको पता है कि धूप में भी होता है, तो इससे भी स्टेन्स और पिगमेंट को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ठीक है। अब आप ये चीज़ को एक आपने प्रैक्टिकली भी अगर नोटिस किया हो कि जैसे मान लीजिए किसी कपड़े में कोई दाग लगा, है ना, आपने उसको धोया, तो कुछ दाग ऐसे होते हैं जो धोने के बाद पूरी तरीके से नहीं निकलते, लेकिन जब आप उन कपड़ों को धो के धूप में सुखाने डालते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि सूखने के बाद वो दाग जो है वो और ज़्यादा फेड हो जाता है। ठीक है, वो हल्का हो जाता है। और आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि अगर कोई ब्राइट कलर का कपड़ा है, उसको आपने धूप में मतलब सुखाने के लिए धूप में डाला, तो उसका रंग थोड़ा सा फेड हो जाता है। या आपने कुछ कुछ कपड़ों में जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि धोने के जो निर्देश हैं उसमें पढ़ा होगा कि इस कपड़े को जो है वो आप धूप में मत सुखाइए, ठीक है, इसको छाया में सुखाइए, ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कपड़ों में जो इंस्ट्रक्शंस का एक टैग सा लगा होता है उसमें नोटिस कीजिएगा कभी, है ना। तो उसके पीछे यही कारण है कि सन लाइट में क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, और अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो कपड़ों से इस तरीके के रंग को या जो दाग होते हैं उनको खींच लेती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको फेड हो जाते हैं वो थोड़ा सा, है ना। और कुछ प्रोफेशनल क्लीनर्स भी हैं, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज़ करते हैं टू ट्रीट द सोलिड क्लोथ्स एंड फैब्रिक। सोलिड मतलब वही जो गंदे कपड़े हैं जिनमें दाग वगैरह लगे हैं, उनको ट्रीट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। लेकिन उनमें कुछ और एजेंट्स भी यूज़ होते हैं, मतलब उन क्लीनर्स में, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, जिसका हाई कंसनट्रेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कुछ मटेरियल्स के लिए और लोगों के लिए कॉरोसिव या हार्मफुल हो सकते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो इस तरीके के स्टेन रिमूवल मेथड्स को ढूंढ रहे हैं जो कि सेफ़ हों और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। तो यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू मिला है वो ये है कि साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने क्या किया है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम में तो अलग अलग तरीके की लाइट्स हैं, है ना, अल्ट्रा वायलेट हो गई, इंफ्रारेड हो गई, विजिबल लाइट हो गई, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम से वो लाइट को उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने ये पाया कि 445 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ की एक लाइट है जो कि अल्ट्रा वायलेट भी नहीं है, इंफ्रारेड भी नहीं है, बल्कि ये विजिबिलिटी के रेंज में, यानी कि विजिबल रेंज में है, इसका इन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है। और ये हमें बेसिकली जो लाइट है इस वेवलेंथ की 445 नैनोमीटर्स की, ये हमें रिच इंडिगो ब्लू कलर की दिखाई देगी। ठीक है। रिसर्चर्स ने ये पाया
कि आफ्टर द टेक्सटाइल्स यानी कि जो कपड़ा है दैट वर ब्लास्टेड विद अ ब्लू लाइट फॉर 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट तक जब उस इंडिगो ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया गया कपड़ों के ऊपर, तो जो स्टेन्स डिग्रेड ऑन अ मॉलिकुलर लेवल एंड बिकम कलरलेस, तो जो दाग हैं, जो स्टेन्स हैं, वो मॉलिकुलर लेवल पर कम हुए और कलरलेस हो गए। ठीक है, और क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है उसकी मदद से। द स्टेन्स वर मेड फ्रॉम कंपाउंड्स दैट आर टिपिकली फाउंड इन ह्यूमन स्वेट, जो स्टेन्स थे वो कैसे दाग थे, वो ऐसे कंपाउंड से बने हुए दाग थे जो ह्यूमन स्वेट में, यानी कि जो मनुष्य के पसीने में जिस तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, या जो स्किन ऑयल्स होती हैं, है ना, क्योंकि शरीर में जैसे चिपचिपापन होता है तो उससे भी जो दाग लगते हैं। ठीक है, या फिर जो फूड्स हैं जैसे कि पम्पकिन हो गया, पेपर्स हो गया, स्वीट पोटैटो, टमाटोज, इनसे लगने वाले दाग, इनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया गया है। ठीक है, एंड दिस वॉज अ कॉन्ट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल अल्ट्रावायलेट रेज हुज परफॉर्मेंस वॉज मिक्सड। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज का जो परफॉर्मेंस रहता था मिक्स, उससे ये अलग था। ब्लू लाइट वॉज ऑल्सो जेंटलर ऑन डेलिकेट फैब्रिक्स, जो डेलिकेट फैब्रिक्स होते हैं, जो नाजुक कपड़ा होता है जैसे कि सिल्क हो गया, है ना, वो उसके ऊपर भी ये जेंटल था, मतलब वो कपड़ा भी ख़राब नहीं हो रहा था, है ना, और इसके लिए हार्श केमिकल्स की ज़रूरत भी नहीं थी। और ये जो मेथड है ये सिर्फ वाइट फैब्रिक्स के ऊपर लिमिटेड नहीं था। ब्लू लाइट डिड नॉट डिसकलर सैम्पल फैब्रिक्स दैट वर ब्लू और इवन चेकर्ड ब्लैक एंड वाइट। इससे ये भी फ़ायदा हो रहा था, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ करते हैं या कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो कपड़ा फेड हो जाता है, बट इससे क्या होता है, कपड़ा फेड भी नहीं हो रहा था। ठीक है, और रिसर्चर्स ने ये प्लान किया है कि वो और ज़्यादा कलर्स के फैब्रिक को आने वाले समय में टेस्ट करेंगे और एडिशनल स्टडीज़ परफॉर्म करेंगे इस मेथड की सेफ्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रोफेसर का, एक फाइबर साइंस के प्रोफेसर हैं जुआन पी हिनेस्ट्रोजा, इनका ये कहना है कि रिसर्च जो है वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है विद क्लियर पोटेंशियल फॉर कॉमर्शियल यूज़ एज वेल एज सर्टेन एनवायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, एनवायरमेंट के बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि जो केमिकल्स वगैरह हैं वो यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, और कॉमर्शियल यूज़ में भी इसका इस्तेमाल, इस रिसर्च का इस्तेमाल या इसके रिजल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेडिशनल वॉशिंग जो है इससे क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक्स जनरेट होता है। ठीक है, एंड दिस मेथड अपीयर्स टू मिनिमाइज द यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्सेज एंड वाटर टू एलिमिनेट द स्टेन्स। ठीक है, अदरवाइज मैकेनिकल फोर्सेज, जैसे आप वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो घूमता है ना, उसका जो रोटर होता है वो घूमता है, तो वो घूमने की वजह से क्या है, वो मैकेनिकल फोर्स है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक तो माइक्रोप्लास्टिक्स भी रिलीज नहीं होंगे, है ना, और साथ ही साथ मैकेनिकल फोर्सेस का इस्तेमाल भी कम होगा या नहीं होगा, और पानी की भी बचत होगी। तो और यहाँ पर ये भी क्या कहा गया है कि इस तरीके के क्लीनिंग मेथड्स जो कि फैब्रिक के ऊपर, कपड़ों के ऊपर भी जेंटल हैं, एज ब्लू लाइट अपीयर्स टू बी कुड हेल्प पीपल हैंग ऑन टू देयर क्लोथ्स फॉर लॉन्गर रिड्यूसिंग वेस्ट। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं होगा, तो लोग ज़्यादा समय तक कपड़े का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना, तो इससे वेस्टेज भी कम होगा। और ब्लू लाइट का जो ये स्टेन रिमूवल मेथड है, ये आने वाले समय के लिए इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी हो सकता है। परहैप्स ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज़ हो सकता है ना, ब्राइडल और कॉस्ट्यूम रेंटल कंपनीज इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आने वाले 5 सालों में इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ब्राइडल और कॉस्ट्यूम रेंटल में क्या होता है कि जो कपड़े ब्राइडल कपड़े या कुछ पार्टी वेयर्स कपड़े जो हैं वो किराए पे लिए जाते हैं। ठीक है, अब वो किराए पे लिए जाते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, फिर उनको साफ़ करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, कपड़ा ख़राब भी नहीं होगा, लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे, वेस्टेज नहीं होगा, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ पाए। ठीक है, इस आर्टिकल को आप लोग एनवायरनमेंट से रिलेट भी कर सकते हैं या साइंस एंड टेक से रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 आर्टिकल्स थे जो हमें कल के न्यूज़पेपर से हमने कवर किए। आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ खास आर्टिकल नहीं है विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आज हाँ, देश में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर हो रहा है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, शाम 6 बजे के बाद काउंटिंग होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर भी नज़र रहेगी और कल उसके रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स करने से भी थोड़ा सा वीडियो की रीच बढ़ती है, या आप लोगों को भी पता है यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके का है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप लोग कमेंट करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।